integrate it, add wins to your career. सो वेलकम बैक गाइज। आज हम लोग बात करेंगे परमेबिलिटी। देखो, अब तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीज़ें मज़ा आया होगा। हमने सॉइल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ा। सॉइल क्लासिफिकेशन का भी हमने क्वेश्चन नहीं करे, सॉइल प्रॉपर्टीज़ के कर लिए। अब जैसी परमेबिलिटी खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग सॉइल क्लासिफिकेशन और परमेबिलिटी और सॉइल स्ट्रक्चर वगैरह, क्ले मिनरल, सारे क्वेश्चन एक साथ ले आएंगे। ठीक है, तब तक हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। परमेबिलिटी मैक्सिमम 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा अपना, कोई ज़्यादा। और ये ध्यान रखना, देखो परमेबिलिटी में अपने को ज़्यादा डीप में नहीं जाना। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर ऊपर से बात करेंगे अपन। पहले लिख लेता हूँ हेडिंग परमेबिलिटी। अब ये परमेबिलिटी होता क्या है? परमेबिलिटी होता क्या है? परमेबिलिटी होता है कि कोई भी ऐसा पोरस मीडियम जो अपने अंदर से वाटर को पास करा सके या पास करने की परमिशन दे। क्या कहते हैं, जैसे कई जगह पे लिखा हुआ है ट्रेस पासिंग नॉट अलाउड, लेकिन ये जहां पर ट्रेस पासिंग अलाउड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी। यानी कि पानी जो है, सॉइल क्या है, पोरस मीडियम में, वॉइड्स होती है उसमें, उस सॉइल के अंदर से पानी पास हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या होती है? इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स। देखो, वॉइड रेशियो ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स होनी चाहिए। अब क्या होनी चाहिए? इंटरकनेक्टिंग वर्ड्स। जब तक वर्ड्स इंटरकनेक्टिंग नहीं होगी तब तक परमेबिलिटी नहीं होगी। कैसे? जैसे मान लो कोई ये सॉइल का स्ट्रक्चर है ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद अपने एकदम ऐसा बिल्कुल चिपके हुए ये ऐसा है। अब देखो यहां पे ऊपर मैंने बीच में, आपका दिख रहा है बीच में मैंने जगह छोड़ी। अब ये जो जगह है बीच में, यहां से क्या होगा? सॉइल में वाटर आया। अब वाटर आके यहां आके एंड ट्रैप हो गया यहां पर। अब देखो कोई भी खाली जगह नहीं है, यानी कि जो वॉइड्स है यहां बीच में कोई खाली जगह नहीं है, तो पानी यहां आके एंड ट्रैप हो जाएगा, रुक जाएगा, बंद जाएगा, पास नहीं होएगा। लेकिन अगर उसकी जगह देख लो, यहां पर अगर खाली जगह होती तो अब ये पानी यहां से आगे पास हो जाएगा। तो परमेबिलिटी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वर्ड्स क्या होनी चाहिए? इंटरकनेक्टिंग। जब तक वर्ड्स इंटरकनेक्टिंग नहीं होगी, आप एक रूम से दूसरे रूम में तभी जा सकते हो जब दोनों रूम के बीच में दरवाजा होगा, यानी कि खाली जगह होगी। अब जब तक खाली जगह नहीं होगी आप दूसरे रूम में नहीं जा सकते, आपको घूम के जाना पड़ेगा। यानी कि आप बंद गए हो, एक गेट बंद कर दिया तो आप फिक्स हो गए वहीं। तो अब एक गेट तो ये बंद हो गया क्योंकि ऊपर से तो दूसरा पानी आ रहा है, तो ये पानी यहां पर रुक जाएगा अंदर ही, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यही सीन होता है कि जब वर्ड्स क्या नहीं होती? इंटरकनेक्टिंग नहीं होती। ठीक है, तो परमेबिलिटी क्या हो गया? अलाउ या पैसेज ऑफ या फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल या पोरस मीडियम इज नोन एज परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी का एक और नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। यानी कि क्या बोल रहा हूं? लेंथ पर यूनिट टाइम। इसकी क्या हो गई? लेंथ पर यूनिट टाइम। इसको डिनोट करते हैं के से। के को हम लोग क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, दोनों एक ही चीज है। के से कैपिटल के होता है के, यानी कि परमेबिलिटी या कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, कुछ सॉइल्स होती है जिनकी परमेबिलिटी क्या होती है। जैसे हम लोग बात करें ग्रेवल, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ग्रेवल। उसके बाद देखो सैंड हो गया, उसके बाद हो गया सिल्ट, उसके बाद हो गया क्ले। अब इनकी परमेबिलिटी, अब मैं परमेबिलिटी जो लिख रहा हूं वो किस में लिख रहा हूं? के इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस में लिख रहा हूं? सेंटीमीटर पर सेकेंड। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। तो ग्रेवल में होती है ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सैंड में होती है 1 to लेके 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सिल्ट में होती है 10⁻³ to 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और लेस देन 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड कहां होती है? 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि लेस देन किस में होती है? क्ले में। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में मीटर में भी आ सकता है और एमएम में भी आ सकता है या माइक्रोन्स में भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पीछे तो जनरली सेकंड ही होगा, लेकिन अगर ज्यादा एग्जामिनर अपना दिमाग लगा के मिनट या आवर कर ले तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए, आप कन्वर्ट करके वहां पर लिख देना। ठीक है, तो लेकिन होगा यही। एसएससी में कई बार आ चुका है और दूसरे एग्जाम में भी कई बार आ चुका है इनमें से, है ना। जनरली ग्रेवल या सैंड की पूछ लेते हैं या सिल्ट तक की भी पूछ लेते हैं, तो पूछने को वो किसी की भी परमेबिलिटी पूछ सकता है। जरूरी क्या है? इंटरकनेक्टिंग वर्ड्स। अब बोलोगे, क्या बोल रहा हूं मैं, कि आप बोलोगे सर क्ले में तो वर्ड रेशियो ज्यादा होता है, लेकिन वर्ड रेशियो ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, इनमें इंटरकनेक्टिंग वर्ड्स जो होती है वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू ग्रेवल। ग्रेवल में इंटरकनेक्टिंग वर्ड्स ज्यादा होती है। ठीक, अब ये जो परमेबिलिटी का पूरा फिनोमिना किसने समझाया? एक भाई साहब आए थे, कौन? डार्सी।
उन्होंने एक लॉ दिया DARCY, डार्सीज लॉ अपन बात करेंगे। अब इन्होंने आके सीधा एक ही बात बोली, इन्होंने क्या बोला, फ्लो थ्रू, जो वाटर का फ्लो हो रहा, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इन्होंने बोला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये क्या कैसे आया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो अपन देखते हैं। इन्होंने क्या बोला, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब ये है क्या चीज, तो जैसे अपन एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये कोई सॉइल सैंपल है, ठीक है, जिसकी की लेंथ है L, ठीक है। अब मान लो इसका हेड यहां से मेजर कर रहे हैं, ये लेवल है पानी का, ठीक है, यहां तक है H1, ठीक है। अब इसका लेवल यहां तक है, ये लेवल है H2, ठीक है, ये H1 और ये H2। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये, डिफरेंस किस चीज का है, इतना, ये है डिफरेंस। इसको मैं बोलूंगा हेड लॉस, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, हेड लॉस। यानी कि हेड लॉस क्या होता है कि पहले जो पानी का लेवल था उसके बाद अब क्या लेवल है, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, हेड लॉस। अब ये क्या है, सॉइल है, ठीक है। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, आई जो है, आई क्या होता है, आई इक्वल टू हेड लॉस अपॉन में लेंथ ऑफ फ्लो, ठीक है। आई क्या होता है, हेड लॉस अपॉन में लेंथ ऑफ फ्लो। अब सर आप बोलोगे कि सर लेंथ तो यहां से पानी फ्लो के यहां तक पहुंच रहा है, नहीं, लेंथ उसको कहां से कहां तक कवर करनी है, उसको जोर कहां से कहां तक आ रहा है, सिर्फ यहां से जोर आ रहा है। परमेबिलिटी अपन इनकी मेजर कर रहे हैं, ये तो पाइप्स तो पहले ही खाली है, इनमें तो कुछ है ही नहीं, तो उनकी परमेबिलिटी मेजर नहीं कर रहे हैं, पानी को यहां से पास होने में जोर आ रहा है, इसलिए क्या हो, परमेबिलिटी इनकी निकालेंगे तो लेंथ ऑफ फ्लो भी किसकी आएगी, सॉइल की, ठीक है। तो परमेबिलिटी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो गया, हेड लॉस अपॉन में लेंथ ऑफ फ्लो। तो अब अपने को एक चीज पता लगी, जितना ज्यादा हेड का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा, या जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ फ्लो होगी उतना कम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। लेंथ ऑफ फ्लो ज्यादा आया तो हिंड्रेंस क्या होगी, ज्यादा, कभी ये पार्टिकल दिक्कत करेगा कि फिर उसका अगला, फिर उसका अगला, तो ऐसे ज्यादा दिक्कत होगा। तो लेंथ ऑफ फ्लो कम होने पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ज्यादा है। अब V क्या है, वेलोसिटी, तो बोलता है डार्सी लॉ, वेलोसिटी ऑफ वाटर flowing through soil is directly proportional to hydraulic gradient। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया अपन ने, तो V इक्वल टू क्या आ गया, KI। अब K क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या परमेबिलिटी। अब इसकी एक और डेफिनेशन आ जाती है, किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की डेफिनेशन आ जाती है। अगर मैं लिख दूं I इक्वल टू 1 है, I इक्वल टू 1 यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मेरा क्या है, 1 है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो डार्सी लॉ बोलता है velocity of water through soil is equal to permeability at unit hydraulic gradient। क्या बोला, velocity of water flowing through soil is equal to hydraulic conductivity या permeability at unit hydraulic gradient। यानी कि वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, परमेबिलिटी के बराबर, कब, जब अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, 1 है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब ये जो इक्वेशन है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अब ये कौन सी सॉइल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ये तब एप्लीकेबल होता है जब सॉइल में फ्लो कैसा हो, लेमिनार फ्लो, कैसा हो, लेमिनार फ्लो। और सॉइल में लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू पूछ लेता है, तो शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 आनी चाहिए, शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। देखो एफएम में आपने कुछ और पढ़ा है, रेनॉल्ड्स नंबर पाइप फ्लो के लिए, ओपन चैनल फ्लो के लिए अलग पढ़ा है, तो ठीक है, प्रेशर के लिए और अंडर ग्रेविटी के लिए आपने अलग अलग पढ़ा है, लेकिन वो चीज अलग है। यहाँ पर सॉइल है, सॉइल के लिए रेनॉल्ड्स नंबर लेमिनार फ्लो के लिए अलग होता है, तो वो होता है रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। अगर सॉइल में लेमिनार फ्लो हो रहा है पानी का, तभी ये इक्वेशन एप्लीकेबल है। अब लेमिनार फ्लो किसके लिए होता है, जनरली फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए। लेमिनार फ्लो जनरली किस में होता है, फाइन ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इक्वेशन हो जाएगी ये वाली, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की पावर 0.65। क्या बता रहा हूं मैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की पावर 0.65, तो कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं उसके, इसलिए क्योंकि क्या होता है कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल्स होती, कोर्स ग्रेन सॉइल में वर्ल्ड की साइज क्या होती, ज्यादा बड़ी होती, तो ज्यादा बड़ी होगी तो पानी ज्यादा तेजी से आएगा, ज्यादा तेजी से आके टकराएगा पार्टिकल। जैसे मान लो ये है, ये वर्ड्स बड़ी बड़ी है, मान लो यहाँ पे बड़ी बड़ी, तो पानी यहाँ आके क्या होगा, जोर से आएगा, तेजी से आएगा, तो टकराएगा, टकराएगा तो इधर उधर टक्कर खाएगा, तो फ्लो लेमिनार ना होके वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा।
तो फ्लो यहाँ पर कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए टर्बुलेंट हो जाता है। कोर्स ग्रेन सॉइल कौन सी, सैंड और ग्रेवल। तो टर्बुलेंट होने की वजह से एक्चुअल में वेलोसिटी तो ज्यादा होगी लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी आई के, बस ये ध्यान रखना है। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि भाई आई की पावर में 0.65 आ रहा है तो सर फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ज्यादा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। होगा तो कोर्स ग्रेन सॉइल में ज्यादा वेलोसिटी लेकिन फ्लो होगा टर्बुलेंट, इसलिए अपने वैलिड नहीं है डार्सी लॉ किसके लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए। अब देखो एक दो चीजें आपको और ध्यान रखनी है। ध्यान रखने वाली क्या चीज है वो ये है कि अब मेरे को क्या है कि ये जो वेलोसिटी मैंने निकाली ये क्या है, ये होती है एवरेज वेलोसिटी। v क्या है मेरा, एवरेज वेलोसिटी है। v क्या है मेरा, एवरेज वेलोसिटी। अगर मेरे को एवरेज वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूं कि ये जो सॉइल है इसके अंदर इतने सारे पार्टिकल है। अब ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल से पास हो रहा है, ये जो पानी पास हो रहा है किससे हो रहा है, टोटल पूरी सॉइल के वॉल्यूम से। तो वेलोसिटी भी पूरे सॉइल के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में निकालूं, लेकिन एक्चुअली पानी कहां से पास हो रहा है, वॉइड से पास हो रहा है। तो एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है ये, सुपरफिशियल वेलोसिटी है ये क्या है, या तो एवरेज वेलोसिटी या सुपरफिशियल या एपरेंट वेलोसिटी। लेकिन एक्चुअल वेलोसिटी कौन सी होगी, जब मैं वॉल्यूम जो होगा किसका कवर करूंगा, वर्ड्स का। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना है, तो मुझे को एक चीज पता है कि क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन आप सब लोगों ने पढ़ी है। क्या होता है कि डिस्चार्ज हमेशा सेम होता है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। क्यों, कैसे एप्लीकेबल होगी, जैसे देखो यहां से जितना पानी गया वहां यहाँ पार हुआ, अब पार हुआ चाहे वो वॉइड से हुआ चाहे टोटल वॉल्यूम से, पानी तो उतना ही पास होगा, डिस्चार्ज तो उतना ही होगा। तो मैं क्या करूंगा, डिस्चार्ज सेम कर दूंगा। Q इक्वल टू क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब ये एरिया कौन सा, टोटल एरिया, वॉल्यूम, ये क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी कौन सी अपने, ये वाली एवरेज वेलोसिटी। ये किसके बराबर हो जाएगी, एरिया कौन सा, वॉइड का, वॉइड का एरिया इंटू वेलोसिटी इन वॉइड्स, या इसको मैं एक्चुअल बोल देता हूं VA, क्योंकि VV तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं VA से। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी, एरिया ऑफ वॉइड्स इनटू एक्चुअल वेलोसिटी, ये हो जाएगा अपना डिस्चार्ज, ठीक है। ये जब डिस्चार्ज हो गया मेरा, तो इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, अब भाई ये है तो मैं रिलेशन निकाल लूंगा किसमें, V अपॉन में V, VA अपॉन में V क्या हो जाएगा, VA अपॉन में V हो जाएगा, VA अपॉन में V हो जाएगा AV, A अपॉन में AV, एरिया अपॉन में एरिया ऑफ वॉइड, टोटल एरिया अपॉन में एरिया ऑफ वॉइड। अगर मैं इसको लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं, कोई फर्क पड़ रहा है मेरे, मैंने अगर लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं। अब बोलोगे सर ये फालतू का झमेला क्यों लेंथ से, अब लेंथ से इसलिए कराया कि लेंथ क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ फ्लो क्या है ये, अब ये टोटल लेंथ ऑफ फ्लो ये है, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ फ्लो कुछ और होगी, तो लेकिन एक्चुअल लेंथ ऑफ फ्लो और टोटल लेंथ ऑफ फ्लो क्या होगी, लगभग सेम होगी। यहां पर क्या है, L इक्वल टू एल ए, अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा A अपॉन में AV इंटू L अपॉन में LA। मैंने एक्चुअल वाले के लिए LA लिख दिया। अब एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो VA अपॉन में V, ये VA अपॉन, इसको अपन स्मॉल v कर लेते हैं, स्मॉल v कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, VA अपॉन में V, ठीक है, यहां पे भी कर लेते हैं सब जगह, ठीक है। VA अपॉन में V, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, A इंटू एल हो गया टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ वॉइड इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉइड इंटू लेंथ ऑफ वॉइड्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉइड्स इंटू लेंथ ऑफ वॉइड्स क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड, क्या हो जाएगा मेरा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया, या फिर कहीं कहीं पे क्या लिख देते हैं, LA को लिख देते हैं LW, यानी कि लेंथ ऑफ वाटर, वाटर कहां से कहां तक गया, तो वो चीज भी सेम है। तो अब मेरे को एक चीज पता है कि पोरोसिटी क्या होता है मेरा, पोरोसिटी इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो यहां उल्टा लिखा हुआ है, तो VA एक्चुअल वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में नीटा, अब क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो एक स्टेप खा गया हूं मैं यहाँ पे, है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने। तो एक्चुअल वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नीटा। अब मेरे को एक चीज और पता है, नीटा की रेंज पता है मेरे को, किसकी रेंज पता है, नीटा की मेरे को रेंज पता है। नीटा की रेंज क्या है, नीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू
नीटा 0 से लेके 1 के बीच में रहता है। नीटा किसके बीच में रहता है? 0 to 1। ना तो 0 हो पाता है ना 1 हो पाता है, ये अपन पहले देख चुके हैं। तो ये वाली वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1 से कम। ये वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? हमेशा इससे बड़ी। तो एवरेज वेलोसिटी इज एक्चुअल वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। ये सवाल बहुत बार आया हुआ है। ये सवाल क्या आया हुआ है? बहुत बार। क्या आया हुआ है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? हमेशा कम होती है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो से। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी बोलो या सुपरफिशियल या अपरेंट वेलोसिटी, इसको ट्रू बोलो या एक्चुअल बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस पे सवाल आता है। क्यों? क्योंकि ये एक तो ये रिलेशन याद रखो। क्यों? क्योंकि नीटा हमेशा 0 से 1 के बीच में, यानी कि लेस देन, ऑलवेज लेस देन 1, इसलिए एक्चुअल वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सुपरफिशियल वेलोसिटी। अब एक और चीज आ जाती मेरे, वो आ जाती है कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। अब जैसे कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी होता है वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन मेरा किस में आता है? सिर्फ और सिर्फ वॉइड्स के लिए। कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी तो पूरी सॉइल के लिए, लेकिन सिर्फ अगर मैं वॉइड्स की बात करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। तो जैसे V इक्वल टू क्या होगा? KI। ठीक है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी ये हो गया, तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? KP इंटू आई। ठीक है, KP इंटू आई। KP मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। अब यहां से दोनों में I सेम है, तो मैं क्या करूंगा? V बाय K मैं बराबर कर लेता हूं, इज इक्वल टू VA बाय KP। तो एक्चुअली मुझे यहां से निकालना है KP और K में रिलेशन। तो KP डिवाइडेड बाय K क्या आ जाएगा? VA अपॉन में V, VA अपॉन में V। तो मेरे को ये चीज पता है, एक्चुअल वेलोसिटी हमेशा इससे बड़ी है, तो ये वाली वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगी। ये वेलोसिटी इन दोनों के आपस में VA अपॉन में V का क्या रिलेशन है? 1 बाय नीटा। भाई ये VA अपॉन में V क्या था? 1 अपॉन नीटा, अपन अभी देखा था। तो मैं अगर लिख दूं KP अपॉन में K इज इक्वल टू 1 बाय नीटा, तो KP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? KP इज इक्वल टू K बाय नीटा। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन भी हमेशा किससे ज्यादा होगा? कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी से। यूनिट सेम होती है, लेकिन पूछ ले कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन और कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, तो KP इज इक्वल टू K बाय N। कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ये आपको ध्यान में रखना है। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अपन बात करेंगे कि सॉइल को कौन कौन से फैक्टर्स, सॉइल में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसकी परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी, डार्सी लॉ इतना ही था। बस एप्लीकेशन पूछ लेते हैं इसका, सुपरफिशियल वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी में रिलेशन पूछ लेते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन और कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी में भी रिलेशन पूछ लेते हैं। अब अपन बात करेंगे इसका फैक्टर्स अफेक्टिंग कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो लिख देते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग के, फैक्टर्स अफेक्टिंग के। ठीक है भाई, क्या कौन कौन से होते हैं? तो अपने को एक के का एक इंपेरिकल फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का, वो होता है K इज इक्वल टू C गामा W अपॉन में म्यू इंटू E क्यूब अपॉन में 1 प्लस E मल्टीप्लाई बाय D स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? K इक्वल टू C गामा W अपॉन म्यू E क्यूब अपॉन 1 प्लस E इंटू D स्क्वायर। गामा W अपने को पता है यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है, म्यू क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी, E क्या है? वॉइड रेशियो, और D क्या है? पार्टिकल साइज। अब बोलोगे सर C क्या? C इज अ कांस्टेंट। C क्या होता है? कांस्टेंट। अब इनके हिसाब से अपन बात करें तो एक चीज है कि वॉइड रेशियो पे डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्ट करेगा। तो पहला फैक्टर अपन देख लेते हैं वॉइड रेशियो। अब वॉइड रेशियो के कैसे होता है? तो कोर्स ग्रेन सॉइल जो होती है, जैसे ग्रेवल वगैरह, तो ग्रेवल्स में जो होता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E क्यूब। ठीक है, कहीं कहीं पे E स्क्वायर भी दे रखा होता है, तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, वो क्या, वो डिवाइड कर देता है, इसलिए E स्क्वायर लिख देता है, लेकिन ये भी सही है। सैंड के लिए E स्क्वायर ही होता है, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। यहाँ पे कहीं कहीं पे E स्क्वायर लिख देते हैं, वो भी चीज सही है। ठीक है, सैंड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। अब बोलोगे सर कोर्स ग्रेन का तो बता दिया, फाइन ग्रेन पे तो वॉइड रेशियो और ज्यादा होता है, तो उनकी परमेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स पे। तो कोर्स ग्रेन सॉइल में इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स होती है, फाइन ग्रेन सॉइल में इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स नहीं होती, इसलिए कोएफिशिएंट क्या आएगा? कम आएगा। तो उन पे वॉइड रेशियो पे डिपेंड नहीं करता, फाइन ग्रेन सॉइल में वॉइड रेशियो पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो डिपेंड करता है इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स पे। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट मैं यहां से देख लेता हूं
शेप ऑफ पार्टिकल, क्या देख लेता हूं, शेप ऑफ पार्टिकल। अब ये शेप ऑफ पार्टिकल का क्या खेल है, देखो पार्टिकल्स जो जनरली होते हैं तीन शेप के होते हैं, एक होता है राउंडेड, ठीक है, एक होता है सेमी राउंडेड ऐसा कुछ, एक होता है एंगुलर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई शेप हो गया, अलग अलग तरह के ऐसे कुछ शेप हो गए ऐसे। तो ये तीनों आ गए एंगुलर में, ये तीनों आ गए अपने एंगुलर में, ये आ गया सेमी राउंडेड और ये आ गया अपना राउंडेड। अब एक चीज सोच के देखो, जब सॉइल का पार्टिकल राउंडेड होगा तब परमेबिलिटी ज्यादा होगी कि ऐसा कुछ होगा, सीधी सी बात है। सरफेस एरिया मिनिमम किसका, स्पेसिफिक सरफेस एरिया राउंडेड का एज कंपैरिजन टू एंगुलर, तो सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो हिंड्रेंस भी मिनिमम होगा, सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो हिंड्रेंस भी मिनिमम होगा। इट मींस के ऑफ राउंडेड इज ग्रेटर देन के ऑफ सेमी राउंडेड ग्रेटर देन के ऑफ एंगुलर, यानी कि राउंडेड पार्टिकल में परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सेमी राउंडेड, इन कंपैरिजन टू एंगुलर। तो ये रहता है, पूछ लेते हैं कि शेप ऑफ पार्टिकल पे कैसे डिपेंड करता है। इसके बाद मैं बात करूंगा साइज ऑफ पार्टिकल पे। साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल दिख ही रहा है अपने को, साइज ऑफ पार्टिकल दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, क्यों, क्योंकि भाई देखो साइज ज्यादा बड़ी होगी तो वॉइड रेशियो भी ज्यादा होगा, इसमें कोई कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, फोर्थ नंबर हो गया मेरा, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मैं किसके लिए डिस्क्राइब करूंगा, फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए। कोर्स ग्रेन सॉइल में तो क्या होता है, एक्चुअली स्ट्रक्चर पे इतना डिपेंड करता नहीं है, इस पे करता है। अब फाइन ग्रेन सॉइल के दो ही स्ट्रक्चर अपन ने पढ़े, एक तो फ्लोकुलेंट, एक पढ़ा डिस्पर्ज। जब अपन ने पढ़ा था फ्लोकुलेंट और डिस्पर्ज, तभी मैंने बताया था कि डिस्पर्ज की क्या होती है, परमेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फ्लोकुलेंट। मैंने जब पहले बताया था कि डिस्पर्ज का शेप कैसा होता है, ऐसा एक वेल अरेंज्ड होता है, तो खाली जगह अपने को पर्टिकुलर दिख रही है, एक पैटर्न फॉलो कर रही है, या तो क्या होगा ऐसे चला जाएगा हॉरिजॉन्टल फ्लो या ऐसे वर्टिकल, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। लेकिन फ्लोकुलेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, तो इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, तो पानी क्या होता है, एंट्रैप हो जाता है, पानी क्या बीच में रुक जाता है, इसलिए इस पे डिपेंड इसमें कम होती है। तो के ऑफ डिस्पर्ज्ड इज ग्रेटर देन के ऑफ फ्लोकुलेंट, के ऑफ फ्लोकुलेंट, ठीक है, डबल सी आएगा। क्यों, क्योंकि इनमें क्या है कि इनमें क्या रिपल्शन के कारण बनता है, डिस्पर्ज्ड स्ट्रक्चर किसके कारण बनता है, रिपल्शन के कारण, ये किसके कारण बनता है, अट्रैक्शन के कारण। तो इसमें क्या टेढ़ा मेढ़ा अरेंजमेंट होता है, इसमें वेल मैनेड अरेंजमेंट होता है। ये किसमें होता है, अपने लेकेस्ट्राइन सॉइल्स में, और ये किसमें होता है, मरीन सॉइल में। फ्लोकुलेंट होता है मरीन सॉइल में, अपन ने पहले भी देखा था, और लेकेस्ट्राइन में क्या होता है, डिस्पर्ज्ड स्ट्रक्चर। लेकेस्ट्राइन सॉइल जो लेक में पाई जाती है या ठहरे हुए पानी में, स्टिल वाटर में, ठीक है, प्योर स्टिल वाटर में, यानी कि जिसमें सॉल्ट वगैरह कम हो, ठीक है। अब ये हो गए 4 पॉइंट। इसके बाद मैं बात करता हूं, मान लो 5वां पॉइंट, एंट्रैप्ड वाटर या इंप्योरिटीज इन वाटर, इंप्योरिटी। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे कोई भी सॉइल हो या वाटर हो, अगर उसमें इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी तो इंप्योरिटी कहां होगी, वॉइड्स में होगी। तो इंप्योरिटी की वजह से क्या हो रहा है, वॉइड्स कम हो रहा है, वॉइड्स कम होते ही परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इंप्योरिटी बढ़ने पे साथ क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंप्योरिटी बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, के डिक्रीज हो जाएगा, इसको, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं अगर टेम्परेचर की, टेम्परेचर अब किसकी बात हो रही है, पानी के। अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, भाई म्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब म्यू कम होएगा तो के क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो के बढ़ जाएगा म्यू कम होने से, और म्यू कम होगा जब टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज करा, इसकी वजह से म्यू डिक्रीज हुआ, म्यू डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, मेरा के जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। अब के, ठीक है, और अगर इसका उल्टा हो गया तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और विस्कोसिटी बढ़ने से मेरा परमेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहां लिख लो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है। अब ये हो गया। अब अगर कभी कभी एड्जॉर्ब्ड वाटर, भाई सॉइल है तो सॉइल तो क्या करती है, पानी को एड्जॉर्ब करती है एनवायरमेंट से,
तो अगर ऐसा भी पानी अगर प्रेजेंट हो, कौन सा, एडजॉर्ब्ड वाटर, तब क्या होगा, जब एडजॉर्ब्ड वाटर होगा तो एडजॉर्ब्ड वाटर भी कहाँ आएगा, सॉइल के पार्टिकल के ऊपर, सरफेस के ऊपर, और सरफेस के ऊपर आएगा यानी कि वो भी किस में आएगा, वॉइड्स में। तो वॉइड्स में आएगा, अगेन वॉइड रेशियो कम हुआ, वॉइड रेशियो कम होने कितना कम हो जाएगा, लगभग ई जो होता है इफेक्टिव यहाँ पे, वो क्या हो जाता है, ई माइनस 0.1, लगभग इतना वॉइड रेशियो कम हो जाता है। अगर इतना वॉइड रेशियो कम हो रहा है, लगभग 10%, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल का लगभग 10% अगर वॉइड रेशियो कम हो रहा है, तो अपने क्या हो जाएगा कि परमेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो एड्सॉर्ब्ड वाटर की वजह से भी के क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि इंप्योरिटी कोई तरह की हो, चाहे इंप्योरिटी बाहर के मटेरियल की हो, चाहे गैस हो, चाहे अपने एड्सॉर्ब्ड वाटर हो, अपने डिक्रीज हो। अब एक और बात कर लेते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी कि एस। अब देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन से अपने को दो चीज याद आ रही है, एक तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल्स होती है जिनमें एस लेस देन 1 होता है, एक होती है अपने सैचुरेटेड सॉइल इसमें जिसमें एस इक्वल टू 1 होता है। अब एक बात बताओ, आपको आपके टिफिन में 4 रोटी मम्मी ने भेजी, आपकी भूख मान लो 2 रोटी में खत्म हो रही है, भूख मिट रही है, तो आप 2 रोटी किसी को दे दोगे, 2 रोटी आप किसी को दे दोगे, यानी कि आपकी जब खुद की भूख शांत हो गई, यानी कि सैचुरेट हो गए आप, तो आप रोटी आगे दोगे। अगर आप खुद सैचुरेट नहीं होगे, भूख खत्म ही नहीं हुई, तो आप रोटी क्यों दोगे। देखो मानवता अलग छोड़ो, मानवता इज डिफरेंट, लॉजिक पे आओ। आप रोटी कब दोगे, जब आपका खुद का पेट भरा हुआ होगा, यानी कि सैचुरेटेड सॉइल होगी, तो यानी कि उसके अंदर पानी जितनी रिक्वायरमेंट था उतना है। अब अगर एक्स्ट्रा पानी आएगा तो वो क्या होगा, वो आगे चला जाएगा। यानी कि के ऑफ सैचुरेटेड, यानी कि सैचुरेटेड सॉइल की परमेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू पार्शियली सैचुरेटेड। ये आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि बस वही भूख वाला सिस्टम आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये होते हैं अपने, और दूसरा क्या होता है कि जब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होती है तो उसके अंदर एयर होती है, जैसे इंप्योरिटी वाला हो गया एड्सॉर्ब्ड वाटर, तो इनके अंदर क्या एयर आ जाती है। तो एयर क्या करेगी, पानी को रोकेगी कि भाई तू मत जा, क्यों, क्योंकि एयर को तो बाहर निकलना पड़ेगा ना भाई, जब पानी आएगा तो एयर को जाना पड़ेगा। तो एयर कुछ देर तो हिंड्रेंस करेगी, कुछ देर तो अपना जोर लगाएगी, भले बाद में तो एयर को निकलना है क्योंकि पानी ज्यादा मजबूत है, ताकत ज्यादा पानी, तो एक आखिर तो पानी को आना ही है, हवा को जाना है, लेकिन कुछ देर तो भाई हिंड्रेंस करें छोटा मोटा। तो वही छोटी मोटी हिंड्रेंस के कारण पार्शियली सैचुरेटेड में परमेबिलिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड सॉइल। ये तो हुआ अपना लॉजिकल आंसर। और इलॉजिकल क्या हुआ कि भाई पेट भरा हुआ होगा तो पानी आगे जाएगा, नहीं भरा हुआ होगा तो वहीं रहेगा, यानी कि परमेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये हो गए अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी। अब क्या होता है कि अपने को सॉइल जो होता है, सॉइल का अलग अलग शेप होता है, जैसे ये फाइन ग्रेन सॉइल का अलग पढ़ लिया अपन। अब अगर सॉइल क्या है कि स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स है, क्या है स्ट्रेटिफाइड सॉइल। स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स कैसी होती है, अगर लेयर बाय लेयर डिपोजिशन है। कैसा डिपोजिशन है, अगर लेयर बाय लेयर डिपोजिशन है तो परमेबिलिटी कैसी होगी, यानी कि अपन देख लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं। तो परमेबिलिटी कितनी होगी, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होगा तो अब ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स के, यानी कि परमेबिलिटी इन स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स, ठीक है भाई। तो पहला, अगर फ्लो पैरेलल हो रहा है, के पैरेलल टू बेडिंग प्लेन, यानी कि परमेबिलिटी अपने को निकालनी है पैरेलल टू बेडिंग प्लेन्स। अब ये पैरेलल टू बेडिंग प्लेन्स कैसे हुआ, अपने यही वाली सॉइल है, यही वाला केस लेते हैं। देखो इसमें मान लो 3 अलग अलग लेयर्स है, क्या है, 3 डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। अब पानी भी ऐसे फ्लो हो रहा है, पानी भी क्या पैरेलल जा रहा है, यानी कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल इसमें निकालूं परमेबिलिटी हॉरिजॉन्टल तो ऐसे रहेगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, टोटल लेंथ L, ये क्या है, मेरी टोटल लेंथ L है। अब इसकी परमेबिलिटी सॉइल अलग अलग है, तो इसकी परमेबिलिटी K1, इसकी K2 और इसकी मेरे हो जाएगी K3, ठीक है। अब देखो I क्या होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्यों, इसके लिए भी हेड लॉस उतना ही हो रहा है, बीच वाली लेयर के लिए भी उतना ही हो रहा है, और तीसरी लेयर के लिए भी हेड लॉस उतना ही हो रहा है, तो और लेंथ ऑफ फ्लो भी सेम है, तो आई क्या होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, सेम हो जाएगा, आई विल बी सेम फॉर ऑल। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होएगा, अलग अलग होएगा।
वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, अलग अलग, तो V1, V2 और V3, ठीक है। और हाइट्स इन तीनों की लेयर की मान लो Z1, Z2 और Z3 है, Z1, Z2 और Z3 तीनों अलग अलग लेयर की हाइट है। तो Z मतलब हाइट हो गया, आप ऐसे लिख लो, Z मतलब हाइट, V मतलब वेलोसिटी है ही, बाकी तो आपको पता ही, नया चीज Z है। अब इन टोटल सॉइल की जो टोटल हाइट है वो कितनी है, Z, जो टोटल लेयर जो है उनकी हाइट क्या है, Z। अब कभी कभी इसका पूछ लेते हैं तो विड्थ, तो मैं ऐसे और बना देता हूं आगे। तो इस सॉइल लेयर की जो विड्थ है वो है ये वाली, ये है 1 यूनिटी मान लो। विड्थ क्या है, पीछे बोर्ड के अंदर वो कितना है, यूनिटी है, 1 है, तो ठीक है। अब एरिया वगैरह सब चीजें अपने को पता चल जाएगी यूनिटी मान के। अब मैं सबसे पहले मेरी टोटल परमेबिलिटी क्या होगी, K इक्वल टू K1, K2 और K3 क्या होएगा, ये होएगा नहीं, जो टोटल डिस्चार्ज है, टोटल डिस्चार्ज इक्वल टू Q है, वो मेरा क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। भाई तीनों लेयर का, अगर तीनों लेयर का अलग अलग डिस्चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी अलग है, एरिया अलग है, तो डिस्चार्ज भी अलग अलग होगा, ओवरऑल अलग। तो तीनों का अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरा टोटल डिस्चार्ज आ जाएगा Q। अब मेरे को पता है Q इक्वल टू, भाई देखो Q इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, KI, तो KI इंटू A आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार ये K को मैं लिख रहा हूं हॉरिजॉन्टल के लिए, मैं K को यूज करता हूं KH, ठीक है, KHIA, हॉरिजॉन्टल ले रहा हूं तो इसलिए KH लिख रहा हूं, KHIA हो गया। अब Q1 क्या हो जाएगा, Q1 इसी प्रकार क्या हो जाएगा, K1I, अब A1, ठीक है। Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 या मतलब K2I A2। अब एरिया क्या होता है, अब एरिया, ये लेंथ को भूल जाओ एक बार, ये अपने एरिया क्या आ रहा है, भाई देख पानी ऐसे फ्लो हो रहा है तो हमेशा एरिया हम लोग कौन सा लेते हैं, क्रॉस सेक्शन, पानी इधर से जा रहा है तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाली हाइट और ये लेंथ का कोई लेना देना नहीं, तो ये हाइट तो मेरे को पता है Z है, और ये विड्थ कितनी है, यूनिट। तो भाई एरिया कितना हो गया, एरिया इक्वल टू Z इंटू 1 हो गया, तो A1 क्या हो जाएगा, Z1 इंटू 1, तो A2 कितना हो जाएगा, Z2, 1 लिखू ही ना, और A3 कितना हो जाएगा, Z3। तो इनको मैं लिख देता हूं K1I Z1, K2I Z2, और ये क्या हो जाएगा, KHI Z, ठीक है। इसी तरह मेरा Q3 क्या हो जाएगा, Q3 इजिकल टू K3I A3, यानी कि K3I Z3, ये तीनों मैंने लिख दिया। अब इन तीनों को मैं यहां पुट करा देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, KHI Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1I Z1 प्लस K2I Z2 प्लस K3I Z3। देखो मैं चाहूं तो अगर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला लिखा दूं, लेकिन ये थोड़ा सा क्या समझने वाली चीज है, समझ में आनी जरूरी है, ठीक है। जहां डायरेक्ट होगा वहां मैं डायरेक्ट करा दूंगा, ठीक है। अब I सब में कॉमन है, कैंसिल आउट कर दो, तो KH इक्वल टू क्या आ जाएगा, K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3। और दूसरा एक और चीज मेरे को पता है, टोटल Z इक्वल टू किसके बराबर है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये Z यहां था, ये Z नीचे आएगा, तो किस में कन्वर्ट हो गया, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो अगर इसको मेरे को लिखना हो तो KH इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा, भाई समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू लेके N तक KI ZI अपॉन में समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू लेके N ZI। तो ये मेरे को याद रखना है, ये आया अपना फाइनल आंसर, क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ KI ZI अपॉन में समीशन ऑफ ZI। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल में, अगर पैरेलल टू बेडिंग प्लेन्स निकालने हैं मेरे को परमेबिलिटी, तो मेरा ये आएगा। अब सेकंड क्या हो जाएगा, मेरे को परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन निकालना है। अब देखो जैसी बात आई परपेंडिकुलर, तो मैं इसको डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा क्या, काफी चेंज कर देना पड़ेगा।
वो कितना होएगा अभी देख लेते हैं। अब इस जेड को मिटा देता हूं यहां से, मान लो ये कोई सॉइल लेयर है, वो इनको 3 लेयर में बांट देते हैं, हाइट Z1 Z2 और Z3, टोटल हाइट वही Z कर देते हैं। ठीक है, अब पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर तक जा रहा है। ये हो जाएगा मेरा I, ये हो गया मेरा हेड लॉस, ये हो गया मेरा H2। ठीक है, अगर मैं इस लेवल से मेजर कर रहा हूं तो ये हो गया मेरा H1 H2। अब देखो परपेंडिकुलर टू बेडिंग जा रहा है, अब परपेंडिकुलर टू बेडिंग जा रहा है, बाकी देखो वो यूनिट तो विड्थ तो क्या है, अभी भी यूनिट है, ये विड्थ क्या है, यूनिट है, ये आपको कॉमन है। अब और क्या क्या चीजें हो जाएगी, परमेबिलिटी भी तीनों की अलग अलग रहेगी, K1 K2 और ये K3। पिछली बार देखो I सेम था, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या था, सेम था, लेकिन अब देखो इस पे, इस लेवल पे अलग होगा, इस लेवल पे अलग, इस लेवल पे अलग। तो इस बार I जो है मेरा क्या आएगा, हर बार अलग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो होती है, तो लेंथ ऑफ फ्लो क्या है, सबके लिए अलग, इसके लिए Z3 है, इसके लिए Z2 है, इसके लिए Z1। पिछली बार लेंथ ऑफ फ्लो ये थी, सबके लिए कॉमन L, लेकिन इस बार लेंथ ऑफ फ्लो क्या है मेरी, Z की टर्म में आ गई है, तो Z1 Z2 और Z3 है, तो ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2 और ये हो जाएगा I3। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब मैं बात करता हूं आगे क्वेश्चन करने की। अब क्वेश्चन कैसे होगा, मतलब क्वेश्चन क्या, डेरिवेशन इसका कैसे आएगा। ठीक है, अब इसमें जो टोटल हेड लॉस है, टोटल जो हेड लॉस है मान लो HL, वो किसके बराबर होगा, H1 प्लस H2 प्लस H3। हर एक बार में कुछ न कुछ हेड लॉस होगा, इसमें H1 होगा, इसमें H2 और इसमें H3। तो टोटल हेड लॉस मेरा किसके बराबर होगा, H1 H2 और H3 के सम के बराबर। ठीक है, अब मेरे को एक और बात पता है, क्या पता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, हेड लॉस अपॉन में लेंथ ऑफ फ्लो। अब यहां पर लेंथ ऑफ फ्लो किसके टर्म में, Z के टर्म में, यहां L की टर्म में नहीं है, यहां Z की टर्म में, तो I इज इक्वल टू HL अपॉन में Z। तो HL की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, IZ। HL इक्वल टू क्या हो जाएगा, IZ। इसी प्रकार H1 लिखना हो तो I1 Z1, तो क्या आ जाएगा मेरा HL, क्या आ जाएगा I1 Z1। ठीक है, H2 क्या आ जाएगा, I2 Z2 और H3 क्या आ जाएगा, I3 Z3। ठीक है भाई, ये हो गया मेरा काम। अब अगर मेरे को तीनों का सम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तीनों का बराबर कर दो भाई, IZ इक्वल टू, अरे उल्टा कर दिया ना, तुम लोग बोले ही नहीं, मल्टीप्लाई करना था ना, तभी मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है। तो H1 क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा I1 Z1, I1 Z1, H2 हो जाएगा I2 Z2, H3 हो जाएगा I3 Z3। ठीक है, अब IZ क्या हो जाएगा, I1 Z1 प्लस I2 Z2 प्लस I3 Z3। अब एक चीज बताओ मेरे को, Z तो मेरे को पता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है भाई, टोटल Z तो किसके बराबर है, Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, लेकिन अब इनमें कॉमन कुछ नहीं अभी भी। तो मैं क्या करूंगा, I की जगह क्या लिख सकता हूं भाई, मेरा V इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू KI होता है, तो मैं I की जगह लिख सकता हूं V बाय K, क्योंकि मेरे को एक्चुअल तो परमेबिलिटी निकालनी है, यहां कहीं टर्म में परमेबिलिटी आ ही नहीं रहा, तो मैं क्या लिखूंगा, V की जगह KI। अब वेलोसिटी मेरी क्या है, सब में सेम है, वेलोसिटी मेरी क्या है, सब में सेम है। क्यों?
वेलोसिटी सेम क्यों है? क्योंकि टोटल जो डिस्चार्ज है वो सेम है, ठीक है, इसलिए मेरा वेलोसिटी भी क्या है, सेम है, ठीक है। टोटल डिस्चार्ज जो है हर एक में जो Q1, Q2 और Q3 है वो क्या है, इस बार इक्वल है, इसलिए वेलोसिटी भी मेरी क्या है, सेम आएगी। वेलोसिटी क्या आएगी, जैसे v है, v इक्वल टू आई जेड आएगा, देखो v इक्वल टू आई जेड आएगा, v इक्वल टू I1Z1 आएगा ऐसे, और v इक्वल टू I2Z2 और v इक्वल टू I3Z3। तो मैं क्या लिखूंगा, I की जगह लिखूंगा, I की जगह लिख दूंगा v बाय k, और v अपॉन में k1 आ जाएगा, v अपॉन में k1, यहां तो k, अब यहां लिखूंगा kv, वर्टिकल के लिए लिखूंगा मैं kv, यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं kv, ठीक है, kv। अब I1 की जगह क्या लिखूंगा, v अपॉन में z1, सॉरी k1, v अपॉन में, अरे यार यहां फिर k लिखना था ना, k, यहां k, यहां k1, यहां k2 और यहां k3, ठीक है। अब v अपॉन में k1 इंटू z1 प्लस v अपॉन में k2 इंटू z2 प्लस v अपॉन में k3 इंटू z3, ये अलग हो गया। अब यहां सब में v कॉमन है, v हट गया, तो z अपॉन में kv इज इक्वल टू z1 अपॉन में k1 प्लस z2 अपॉन में k2 प्लस z3 अपॉन में k3, ठीक है। अब kv और k आपने उल्टा लिख रखा, तो अपन इनको उल्टा कर देते हैं, तो kv इक्वल टू आएगा, kv इक्वल टू क्या आ जाएगा, zi अपॉन में सिग्मा ऑफ, देखो ये आ जाएगा z अपॉन में z1 k1 प्लस, यानी कि इनको इधर ले आए, इनको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया z2 अपॉन में k2 प्लस z3 अपॉन में k3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, kv इक्वल टू सब्मिशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू लेके n तक z i अपॉन में सब्मिशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू लेके n तक z i अपॉन में k i। तो ये होता है वर्टिकल में रिलेशन, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने, बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या दे देता है, दोनों के बारे में ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देगा, न्यूमेरिकल टाइप में भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ये करवाया डेरिवेशन, अदरवाइज मैं अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता तब भी कोई इशू नहीं। फिर पूछ लेते हैं हॉरिजॉन्टल में ज्यादा होती है कि वर्टिकल में, यानी कि पैरेलल टू बेंडिंग प्लेन ज्यादा होती है या परपेंडिकुलर टू बेंडिंग प्लेन, तो KH इज ऑलवेज ग्रेटर देन KV, KH इज ऑलवेज ग्रेटर देन KV होता है, हॉरिजॉन्टल में हमेशा ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू वर्टिकल, यानी कि परपेंडिकुलर टू बेंडिंग प्लेन जो होता है वो कम होता है किससे, पैरेलल टू बेंडिंग प्लेन। अब देखो यहां तक हो गई अपने पूरी परमेबिलिटी, ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब इसके बाद इसका कुछ है डिटर्मिनेशन। अब जो डिटर्मिनेशन है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कुछ इंपेरिकल मेथड है, कुछ फील्ड मेथड है, ठीक है, और कुछ लैब मेथड्स हैं। तो 3 तरह के मेथड है, लैब मेथड, फील्ड मेथड और इंपेरिकल मेथड, वो अपन देखेंगे। और उसके बाद अपन ये खत्म हो जाएगा परमेबिलिटी, फिर सीपेज वगैरह, फिर क्वेश्चन वगैरह अपन करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आराम से लेक्चर्स देखते रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.